ऐसा लग रहा था जैसे वो भैंस मुझे पहचान गई हो। ना जाने क्यों मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके साथ ही 2 छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। यकीनन वो इसी के थे जो उसने पैदा किए थे। शाम तक मैं थकन से चूर हो गया था। फिर उसी आदमी ने मुझे बुलाया जो इस बस्ती का बड़ा मालूम होता था। उसने एक शॉपर में लिपटे नोट मुझे थमाए जो अच्छा खासा भारी महसूस हो रहा था। मैंने बगैर गिने ही उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आते जाते रहना, तुम एक अच्छे इंसान हो। अपनी तारीफ पर मैं मुस्कुरा दिया था। अब मुझे परेशानी ये थी कि मुझे वापसी जाने का रास्ता मालूम नहीं था। इसलिए मैं उस आदमी से कहने लगा, अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकलवा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो वो कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी उसने एक आदमी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगा। तभी एक दूसरी औरत ने मुझे हाथ में कुछ पकड़ाया और मैं हैरान रह गया। ये तो उनका बकाया हुआ वह लजीज गोश्त का सालन था जब वो लोग देग में पका रहे थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो तो मेरी सोच से भी अच्छे साबित हुए थे। अब मैं उस आदमी के साथ उस बस्ती से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही बीच सड़क पर आया तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि सामने ही मेरा इलाका था। मैंने जैसे ही पलटकर उस आदमी से पूछना चाहा कि मैं वापसी में तो इतने घंटे में पहुंचा था, लेकिन अभी इतनी जल्दी कैसे अपने इलाके में पहुंच गया, तो मेरे हाथों के जैसे तोते उड़ गए क्योंकि उस आदमी का कोई नामो निशान ही नहीं था। वो पहले ही यहाँ से गायब हो चुका था। अजीब सी सूरत हाल में मैं गिरफ्तार हो गया था। अब मैं घर आ गया था। मेरी बीवी और बेटी मेरा ही इंतजार कर रही थी कि जैसे ही मैं वो रकम गिनने लगा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो रकम तो मेरी सोच से भी ज्यादा थी। मेरी बीवी बार बार पूछ रही थी कि पूरा दिन कैसा गुजरा, लेकिन मैंने उसे कुछ भी ना बताया, बल्कि उसी बस्ती में जो गोश्त मुझे उस औरत ने दिया था वही अपनी बेटी को दे दिया। वो मेरे लिए खाना निकाल कर लाई। हम सारे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मेरा बेटा कहने लगा, अरे अब्बा, इतना लजीज गोश्त मैंने आज तक नहीं खाया। कसम से आप कहाँ गए थे? आखिर कौन लोग थे? वो मुझसे सवाल पे सवाल कर रहा था जबकि मैं खामोशी से खाना खा रहा था क्योंकि मेरी जेब इंतहाई भारी हो चुकी थी। आधी रकम तो मैंने बीवी के हाथ पर रख दी थी, लेकिन आधी अभी भी मेरे जेब में थी। उस आदमी ने मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए? इतने पैसे तो मैं 1 महीने में कमाता था। यूं ईद भी गुजर गई, लेकिन ये ईद मेरे लिए बहुत अच्छी गुजरी थी। थोड़े से पैसे मेरे पास जमा थे। मैंने अपने बेटे से कहने लगा, हम मुर्गियों का काम शुरू कर देते हैं। बड़ा जानवर खरीदना हमारे बस की बात नहीं। यूं हम दोनों बाप बेटों ने मुर्गियों का कारोबार, उनका काम शुरू कर दिया। मेरा बेटा हिचकिचाते हुए कहने लगा, अब्बा, शहर के लोग बातें बनाएंगे, कहाँ आप इतने बड़े कसाई और अब मुर्गी का गोश्त फरोख्त करेंगे। तो मैंने उससे कहा, बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हालात सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने उसे खामोश करवा दिया था। अब मैं 3 दिन से अपना काम करने में जुटा था, लेकिन एक दिन बेटा अपनी नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू देने गया हुआ था। मैं दुकान पर अकेला ही बैठा था। अजीब सा दिल हो रहा था क्योंकि जो मेरे बराबर में दुकान थी वो बड़े का गोश्त फरोख्त करते थे। उनका कारोबार खूब चल रहा था। महीने के लाखों रुपए कमा रहे थे, जबकि मैं हजारों रुपए भी नहीं कमा सकता था क्योंकि मैं एक छोटा सा कसाई बन गया था। कहाँ मैंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि मेरा अपना बाड़ा हो, मेरा खूब काम चले, खूब बड़ा शहर में कारोबार हो, लेकिन अब सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। लेकिन एक दिन मैं दुकान पर बैठा था जब एक आदमी आया और कहने लगा, तुम्हारा 4 आदमी पूछते फिर रहे थे, न जाने वो कौन लोग थे। कह रहे थे कि हमें रहमान कसाई से मिलवा दीजिए। मैं भी हैरान हुआ कि आखिर वो कौन है। मैं शाम तक इंतजार करता रहा कि हो सकता है मेरा पूछते पूछते वो मेरी दुकान पर आ जाएं, लेकिन वो लोग नहीं आए। सब ने ही दुकान बंद कर दी थी। मैं अकेला ही अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। आज मेरा दिल बड़ा उदास हो रहा था। घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था क्योंकि बीवी ने सुबह कहा था कि बेटी के रिश्ते वाले आएंगे और उसके लिए मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता है। जबकि मेरे घर तो रिश्तेदारों ने भी आना छोड़ दिया था। सबको ही मालूम था कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। अभी मैं दुकान बंद करने की सोच ही रहा था जब मुझे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो तादाद में 4 थे। मेरा दिल धड़कने लगा। यकीनन यही वो 4 आदमी हैं जो पूरे शहर में मेरा पूछते फिर रहे हैं। फिर जैसे वो मेरी दुकान पर आए तो मैं हैरान रह गया। मैं उन्हें पहचान गया था। वो कोई और नहीं बल्कि वही थे जो अपने साथ वो गाय लेकर चले गए थे। लेकिन आज वो मेरे पास क्यों आए थे?
तभी मैंने उनमें से एक आदमी को देखा जो बड़े पुरअसरार अंदाज में कहने लगा, हमें तुमसे काम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने उनसे पूछ रहा था। तुमने हमारी भैंस को 6 महीने तक अपने पास रखा, उसे पाला पोसा, उसका ख्याल रखा, इसीलिए इसके बारे में हमें तुमसे कुछ पूछना है। अब मैं थोड़ा घबरा गया था, ना जाने वो मुझे क्या पूछने के लिए ले जा रहे थे, मुझसे क्या पूछने वाले थे, क्योंकि दोबारा वो भैंस मेरे पास नहीं आई थी। मैं कहने लगा कि आप मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ़ कर दें। वो दूसरा आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, नहीं नहीं, घबराओ मत, तुमसे कोई जुर्म नहीं हुआ, बल्कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यूँ समझो कि आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन ये रास्ता तो मेरा जाना पहचाना था। मुझे हैरत हुई, मुझे उसी रास्ते पर ले जाकर जा रहे थे जहाँ पर मैं एक बार बकरा ईद पर गया था गोश्त बनाने के लिए और कुर्बानी करने के लिए। अब मैं उस रास्ते को पहचानने लगा था। शायद ये मुझसे उसी बस्ती की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते जंगलों से होते हुए वो खौफनाक रास्ता शुरू हो गया जो इस बस्ती की तरफ जाता था। लेकिन मैंने देखा उस बस्ती के सारे लोग जैसे मेरे इंतज़ार में थे। तभी वो मुझे एक बड़े से घर में लेकर चले गए जहाँ पर एक बड़ा सा हुजूम जमा था। फिर उनमें से एक आदमी कहने लगा, सरदार, यही वो शख्स है जिसने हमारी भैंस का ख्याल रखा। हमारी कीमती भैंस अगर खो जाती तो शायद हम कभी वो मकाम हासिल ना कर पाते। ये देखें, हम इसे ले आए हैं। मैं उन सबको देखकर घबरा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये सब मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन सब की निगाहें मुझ पर टिकी थी। तभी सरदार कहने लगा, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ बरखुरदार, मेरे पास। मैं इसके पास गया तो उसने मुझे अपने बराबर बिठा लिया और कहने लगा, तुम तो वाकई ही एक नेक इंसान हो। अगर कोई भी हमारे भैंस को देखता और ख़ास तौर पर अगर वो कसाई होता तो कभी भी इसे ज़िबा करने से बाज नहीं आता। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी भैंस बच्चे देने वाली थी और तुमने इससे ज़िबा ना करके हमारा दिल खुश कर दिया। मैं घबराकर कहने लगा, सरदार, मैं इसे कैसे ज़िबा कर सकता था, क्योंकि वो हामला थी। मैं एक कसाई ज़रूर हूँ लेकिन गुनाहगार आदमी नहीं हूँ। वो सब मेरी तारीफ़ करने लगे। मैं हैरान था कि वो भैंस इनके लिए इतनी खास क्यों है। तभी वो सरदार कहने लगा, ठीक है, अब तुम्हें हम एक इनाम देंगे। दरअसल वो हमारी भैंस है जो हर 3 महीने बाद हामला हो जाती है। उसने अभी तक 100 के करीब बच्चे जन्म दिए हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हमारी बस्ती इसी भैंस की वजह से आबाद है, क्योंकि वो हमारी जन्नाती भैंस है। ये सुनकर मैं खौफ से थर-थर कांपने लगा। मुझे उनकी हैरत अंगेज़ बातों पर खौफ महसूस हो रहा था। मेरे चेहरे पर खौफ महसूस करके वो सरदार कहने लगा, घबराओ मत, तुम इस वक्त जिन्नात की बस्ती में मौजूद हो। ये बात ने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी। क्या ये सब लोग जिन्नात हैं? ये मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? क्या ये मुझे मारने वाले हैं? तरह तरह के खौफ और वसवसे मेरे जहन में आ रहे थे। तभी सरदार ने कहा, इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।